हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ये वाला टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो आप लोग ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी के अभी कर देना, बिकॉज जब तक आप लोग का 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम इन सबके वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसके थ्रू आपको हर एक तरह की अपडेट्स मिलती रहे। ये सारा पीपीटी पीडीएफ भी हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। देखो, कोई भी इकोनॉमी होती है ना, उसमें अलग अलग तरह के बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसमें भी इवन जो फेजेस होते हैं वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है जो बार बार बदलते रहते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ को देख लो कि बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं ना, हर रोज कोई ना कोई बदलाव हमको देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें भी अलग अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको चार टाइप्स के जो चेंजेस होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि मीनिंग क्या है ट्रेड साइकिल का और उसके कितने फेजेस है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी इकोनॉमी के अंदर चार तरह के अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है इरेगुलर चेंजेस, दूसरा होता है सीजनल चेंजेस, तीसरा होता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस और चौथा होता है साइक्लिकल चेंजेस, ठीक है। इस तरह से चार अलग अलग तरह के चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, नंबर 1 इरेगुलर चेंजेस। तो देखो, बहुत ज्यादा इजी है। इरेगुलर चेंज मतलब कोई भी ऐसा चेंज जो एक्सीडेंटल हो, मतलब अचानक कोई तरह का चेंज आ जाए ना, उसको इरेगुलर चेंज कहते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं दूं फ्लड। क्या फ्लड कह के आता है? बाढ़ जो आती है वो कह के आती है? नहीं, कभी भी आ सकती है। दैट मींस कि यहाँ पे देखो फोटो भी दिया है कि बाढ़ से बहुत सारा नुकसान होता है कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। फिर बात करें तो फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है सूखापन, ठीक है। बारिश की एक बूंद ना गिरना, पानी ना होना, ठीक है, वो भी हमारी कंट्री के अंदर एक्सीडेंटल चेंज ही है। फिर स्टॉर्म आ जाना, तूफान, आंधी, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है कंट्री के अंदर। या तो आग लग जाना, जैसे आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले लॉस एंजलिस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जंगल में आग लग गई थी, जिससे आधा सिटी जो है वो पूरा जल गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्जांपल हुआ इरेगुलर चेंजेस का। सच एक्सीडेंटल इंपैक्ट मतलब ये जो एक्सीडेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और ये या तो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करेंगे या तो फिर कभी कभी पता है आपको लॉन्ग रन के अंदर भी इंपैक्ट करते हैं। और ये चेंजेस जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं कुछ ही पर्टिकुलर सेक्टर में। इनका जो इंपैक्ट है ना वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। से फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर या तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। सोचो अगर बाढ़ आ जाएगी या सूखापन हो जाएगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से सेक्टर में होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। अगर तूफान आ गया तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस में होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के चेंजेस जो अचानक आ जाते हैं, वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? इरेगुलर चेंजेस कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नंबर 2 सीजनल चेंजेस। ये कैसे चेंजेस होते हैं जो रेगुलरली देखने को मिलते हैं, मतलब सीजन बदलती है ना वैसे ही ये चेंज देखने को मिलते हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बदलाव होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मान लो बारिश आ जाती है तो बारिश के टाइम पे रेनकोट है, छाते हैं, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो कंपनी रेनकोट छाते बनाएगी उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर मान लो ठंडी आ गई, विंटर आ गया, तो उस सिचुएशन के अंदर जो ब्लैंकेट बनाती है कंपनियां या तो फिर जो स्वेटर बनाती है, वुलन क्लोथ्स बनाती है, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ेगी तो वो लोग प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हो, आपको पता होगा विक्स। हम लोग विक्स वेपोरब यूज करते हैं जब भी जुकाम, सर्दी, खांसी हो जाती है तब। तो उस सिचुएशन देखो, जब बारिश होती है या तो फिर जब ठंडियां चालू होती है तो विक्स की कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा लोगों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था सीजनल चेंजेस का, कि जब भी कोई तरह की सीजन चेंज होती है तो कंट्री में अलग अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का सेल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड। जैसे कोई कंपनी का सेल्स है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो 2020 में इतना था, 2021 में बढ़ा, 2022 में इस तरह से 2025 तक
वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बोलते हैं ना लॉन्ग रन रेगुलर चेंज है, जो लॉन्ग टाइम से वो बढ़ता ही जा रहा है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन रेगुलर चेंज जो है वो देखने को मिलता है, और ये जो चेंजेस है ना वो डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। अगर वो ग्रो कर रहा है तो ग्रो करता रहेगा, और अगर डाउनफॉल जा रहा है तो डाउनफॉल ही होता रहेगा, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस कहते हैं। डन, क्लियर हो गया। चलो नंबर 4, ये वाला ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिकल चेंजेस। क्या होता है साइक्लिकल चेंजेस? तो देखो कोई भी इकोनॉमी होती है ना, उसमें अलग अलग तरह के फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। क्या कोई भी इकोनॉमी सेम चलती है क्या? अगर वो ग्रो हो रही है कंट्री तो ग्रो ही होती रहेगी, अगर वो कंट्री गिर रही है तो गिरती ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। कंट्री के अंदर अलग अलग फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लॉन्ग रन के अंदर कोई जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, ठीक है, अपवर्ड स्विंग है, तो कभी कभी डाउनवर्ड भी होता है, फॉल भी देखने को मिलता है। जैसे कोरोना का टाइम कहे तो कोरोना के टाइम पे इंडिया हो या पूरा वर्ल्ड हो, सबको क्या देखने को मिला था, सारी इकोनॉमी गिर चुकी थी, ठीक है, तो डाउनफॉल देखने को मिला था। अभी सारी इकोनॉमी अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो इसी तरह के चेंजेस को हम लोग ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। और जो यहाँ पे राइज और फॉल है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखने को मिलता है, वो साइक्लिकल होता है नेचर में। साइक्लिकल मतलब क्या, कि जो चलता ही रहता है, मतलब कोई भी इकोनॉमी बढ़ेगी गिरेगी वापस बढ़ेगी गिरेगी, वो चलता ही रहेगा, एक साइक्लिकल है, ठीक है, रुकता नहीं है। कोई भी इकोनॉमी कांस्टेंट कभी नहीं चलती, या तो वो बढ़ रही होगी या तो गिर रही होगी, और अगर गिरेगी भी तो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं गिरेगी, वापस वो खड़ी हो जाएगी, वापस वो रिकवर हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ। और दस, यहाँ पे दस आएगा, दस द स्टडी ऑफ दिस डायनेमिक चेंजेस कॉल्ड ट्रेड साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। तो इस तरह के जो चेंजेस है जो इकोनॉमी में अपवर्ड डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिलते हैं, उस चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको पता है ये जो ट्रेड साइकिल वाला टॉपिक है ना, वो इसी में से आया है, साइक्लिकल चेंजेस में से ही ट्रेड साइकिल वाला टॉपिक जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। साइक्लिकल चेंज एक तरह से ट्रेड साइकिल ही हुए। तो अब हम लोग समझते हैं फोर्थ पॉइंट के बाद कि ट्रेड साइकिल एक्चुअली में क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके क्या क्या फेजेस है। हर एक चीज मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेड साइकिल क्या है। तो अकॉर्डिंग हेबलर, तो देखो हेबलर क्या कहता है, ट्रेड साइकिल एक तरह का ऐसा इंटरवल है जो अल्टरनेटिंग है, मतलब अलग अलग तरह के पीरियड्स बदलते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल कंट्री में या तो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी यानी कि अच्छा टाइम चल रहा है कंट्री में, या तो फिर कंट्री के अंदर डिप्रेशन चल रहा है यानी कि बुरा वक्त चल रहा है। और आपको ना ये वर्ड बता देता हूं, डिप्रेशन का मतलब होता है, हम लोग जो डिप्रेस हो जाते हैं वो नहीं होता, डिप्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको मंदी कहते हैं, कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, उसको हम लोग हिंदी में मंदी कहते हैं। याद रखना आप सभी लोग। तो या तो कोई इकोनॉमी प्रॉस्पेरस होगी, अच्छी खासी चल रही होगी, या तो कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी, मतलब कि गिर चुकी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, हॉट्रे क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूअस फेजेस। ट्रेड साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूअस फेजेस है ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस। कोई भी इकोनॉमी या तो अच्छे चेंज होंगे या तो बुरे चेंज होंगे। और एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, कोई भी इकोनॉमी में अच्छे चेंज हो रहे तो अच्छा ही सब होता रहेगा, ऐसा नहीं होता, बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल कंटिन्यूअस है, चलती ही रहती है, कभी अच्छा फेस आएगा कभी बुरा फेस आएगा वापस अच्छा फेस आएगा, ये साइकिल चलती ही रहती है। बोलो क्लियर हुआ, उसको ही हम लोग ट्रेड साइकिल कहते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देता हूं। एग्जाम के अंदर ना कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, बट अगर फेजेस पूछ लिए, मीनिंग और फेजेस, तो वो 3 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आज के इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर ली है ट्रेड साइकिल को लेकर के। चलो तो ट्रेड साइकिल की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे डेपिक्ट। डेपिक्ट का मतलब क्या होता है, डेपिक्ट का मतलब होता है शो करना। क्या शो करते हैं ट्रेड साइकिल, डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। डायनामिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी बदलते रहना, ठीक है, बार बार अलग अलग तरह के चेंज देखते रहना, उसको डायनामिक चेंजेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायनामिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। यस, इकोनॉमी में आपको या तो पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा या तो नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा। नंबर 3, दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। हाँ, ये सारे चेंजेस किसके थ्रू आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स के थ्रू। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 2020 के अंदर 2020 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल में आ गई थी। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन था, कोरोना, कोरोना वायरस, कोरोना डिजीज आने की वजह से पूरे वर्ल्ड में, साथ साथ में इंडिया के अंदर भी डाउनफॉल शुरू हो चुका था, ठीक है। लोग मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था, लोग सब घर में बंद थे, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला
मिला था। एंड ट्रेड साइकिल हैव वेरियस फेजेस, और ट्रेड साइकिल में अलग अलग तरह के फेजेस होते हैं। ईच फेजेस डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड, मतलब कोई भी तरह का फेज हमेशा लंबे समय तक नहीं होता, वो वापस रिकवर हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2020-21 के अंदर कोरोना की वजह से ये दोनों साल के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल था हमारी कंट्री का। अब क्या हुआ है, हमारी कंट्री वापस आगे बढ़ रही है, अब वापस हमारी कंट्री की इकोनॉमी रिकवर हो रही है, हम लोग वापस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी तरह का चेंज लॉन्ग टर्म तक नहीं होता, वो बदलता रहता है। डन, समझ में आ गया चारों चार पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसके फेजेस की तरफ, बट उससे पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, यूजीटी नाम है, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और इस ऐप में जाकर के आपको हमारा पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 2999 है टिल योर एग्जाम। अप्रैल तक आपको चारों सब्जेक्ट सिर्फ 3000 रुपए में प्रोवाइड हो जाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम। और आपको एक और चीज बता दूं, आपके हर एक डाउट के लिए हम लोग 1-to-1 सेशंस रखेंगे। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करो और हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। सच कह रहा हूं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सारे फैकल्टीज, मैं खुद भी उसमें पढ़ाता हूं, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल की तरफ। याद रखना, ट्रेड साइकिल के 4 फेजेस है। नंबर 1 बूम और इन्फ्लेशन, नंबर 2 रिसेशन, नंबर 3 डिप्रेशन, एंड नंबर 4 रिकवरी। अब देखो, इसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूं, जिससे आपको पूरा समझ आ जाए। देखो, बूम और इन्फ्लेशन। बूम मतलब आपको पता है कोई भी चीज अप होना। इन्फ्लेशन का मतलब हम लोग कहेंगे महंगाई भी हम लोग कहते हैं इसको, प्राइस राइज भी कहते हैं, साथ साथ में हम हिंदी में इसको तेजी कहेंगे, कि पूरे मार्केट में तेजी है। और ये एक ऐसा पीरियड होता है बूम पीरियड, जिस पीरियड को हम लोग पीक पॉइंट भी कहते हैं, कि मार्केट सबसे ऊपर है। ठीक है, पीक पॉइंट है, या तो मैं उसको कहूंगा बूम, या तो मैं कहूंगा उसको इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे मार्केट जो है वो सबसे ऊपर है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें पूरी कंट्री के अंदर हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया तरीके से होती है, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, सबका इन्वेस्टमेंट का पैसा भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। बट क्या हमेशा ये पीरियड चलता ही रहेगा? नहीं, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डाउनफॉल। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी में, और इसी डाउनफॉल को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे रिसेशन। ठीक है, कि इकोनॉमी गिरेगी, और इकोनॉमी गिरते गिरते एक ऐसे पॉइंट तक आके गिरेगी, जो पॉइंट को हम लोग कहेंगे जो मिनिमम पॉइंट है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकती, जिसको मैं डिप्रेशन कहूंगा। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग मंदी कहते हैं, मार्केट में पैसा ही नहीं है, मंदी है पूरे मार्केट में। ठीक है, वो डिप्रेशन कहेंगे। जैसा 2020 में हमारा वक्त था ना डिप्रेशन का, वो पॉइंट है ये। फिर कोई भी इकोनॉमी क्या लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन रहेगा, मंदी रहेगी मार्केट में? नहीं रहेगी, वो वापस क्या करेगी? ग्रो करना स्टार्ट करेगी। तो उसी पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे? रिकवरी कहेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो इस तरह से 4 फेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल के। नंबर 1 बूम, इन्फ्लेशन, नंबर 2 रिसेशन, नंबर 3 डिप्रेशन, एंड नंबर 4 रिकवरी। बोलो, क्लियर हो गया? तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको, इसको देख के ही पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट हम लोग डिटेल में देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या कंटेंट जो है वो दे के रखा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या है? बूम। ये पीरियड कौन सा है? ये पीरियड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो मैक्सिमम ग्रोथ लेवल, अभी मैंने बताया ना, मैक्सिमम ग्रोथ लेवल, पीक पॉइंट होता है। ठीक है, इससे ऊपर वो कोई भी इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती। एंड डिमांड हैव पीक्ड, सो इनकम एंड प्रॉफिट्स, मतलब कि जो डिमांड है ना पूरी कंट्री के अंदर, हर एक चीज की डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो हर एक चीज का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब कि मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, चीजें बिक रही है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा कंट्री के अंदर, सबके अच्छे खासे प्रॉफिट्स जो है वो भी बढ़ेंगे। तो हर एक चीज पॉजिटिव होती है। ये ना प्रॉस्परस पीरियड होता है, बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है कोई भी इकोनॉमी के अंदर, और इसी पीरियड को हम लोग पीक भी कहते हैं। तो ये 1 मार्क के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है कि पीक पॉइंट मतलब कौन सा? तो बूम या तो इन्फ्लेशन हम लोग आंसर लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 2, और वो है रिसेशन।
जब भी कोई भी बूम का पीरियड आता है ना, उसके बाद शुरुआत होती है रिसेशन की, यानी कि जो इकोनॉमी है वो गिरना शुरू हो जाती है। व्हेन इकोनॉमी एक्टिविटी पिक्स इन अ गिवन पीरियड, यस बूम के अंदर वो पीक पे थी, एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हैज रीच द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। इन्वेस्टमेंट और जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो सब हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे था, पर अब वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। एंड डिमांड स्लो डाउन, इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन और एम्प्लॉयमेंट फॉलोस। मतलब कि जितनी भी डिमांड है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी चीज अब क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी अब गिरना शुरू हो चुकी है। अब तो क्लियर हो गया ना, पहला पॉइंट बूम पड़ा, दूसरा रिसेशन। रिसेशन मतलब इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई है, डन। अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो द स्लो डाउन इन द रिसेशन फेज कंटिन्यूस टू कॉज अ डिप्रेशन। हाँ, कंटिन्यूस जब वो इकोनॉमी गिरती रहेगी तो आखिरी में जाके होगा डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जो सबसे मिनिमम लेवल है कि उससे नीचे इकोनॉमी गिर ही नहीं सकती, ठीक है। पर ये बहुत खराब पीरियड होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि क्यों खराब पीरियड है, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहां पे जो कॉन्फिडेंस है ना बायर्स का, वो कम हो जाता है। लोग खरीदते नहीं है चीजें। अब लोग खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन क्या हो पाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा, सेम इन्वेस्टर्स जो है वो अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हर एक चीज सबसे लोवेस्ट पे चली जाएगी। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज सबसे लोवेस्ट पे चली जाएगी। लोअर पीरियड होगा, ये खराब पीरियड होता है कोई भी इकोनॉमी का। इन द फेज ऑफ रिसेशन, रिसेशन के फेज में हमने देखा कि कंज्यूमर्स जो थे ना, वो हर एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में हर एक चीज गिरेगी, जिसकी वजह से वो लोग ना डिमांड को कम कर दे रहे थे, और जिसकी वजह से प्राइस भी क्या हो गई, फॉल होना स्टार्ट हो गई। और सीधी सी बात है, जब कोई भी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब कोई भी चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, चीजें बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो लोग अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनको निकाल देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, उनको सैलरी क्या दे। मतलब कि प्रोडक्शन कम होने पे कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से पूरे मार्केट में डिप्रेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग मंदी कहते हैं, कि पूरे मार्केट में पैसा ही नहीं है लोगों के पास काम धंधा ही नहीं बचा, पूरा का पूरा मार्केट डूब चुका है। पर क्या ये फेज लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा क्या, नहीं, ये थोड़े ही टाइम के लिए होता है। ये जो डाउनफॉल है वो थोड़े टाइम तक ही देखने को मिलेगा, इसके बाद शुरुआत होगी आपकी रिकवरी की। देखो यहाँ पे जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल के अंदर हर एक चीज कम हो जाती है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, जो कस्टमर्स है वो डिमांड नहीं करते, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करते, मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करेगी, जिस पीरियड को हम लोग रिकवरी कहते हैं। तो रिकवरी के अंदर क्या देके रखा है, व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम, डिप्रेशन जब कुछ समय तक रहता है, द सप्रेस्ड डिमांड स्टार्ट एमर्जिंग। यस, अब गवर्नमेंट जानबूझ के, अब ना गवर्नमेंट का रोल होता है, जब मार्केट में मंदी आ जाती है ना तो गवर्नमेंट एंट्री लेती है मार्केट में, और गवर्नमेंट जानबूझ के डिमांड को बढ़ाना चाहती है। कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, कंट्री के अंदर क्या करेगी, पैसा डालेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा और पब्लिक के पास पैसा आएगा। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ साथ में अब लोगों के पास पैसा आया है तो लोग डिमांड करना भी चालू करेंगे। डिमांड करेंगे तो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे वापिस, ये पूरा चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि यहां पे शुरुआत किसने की, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिससे लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहां पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट बूस्टअप किया, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आपको पता है कोरोना के बाद ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने बहुत ट्राई किया था कि कंट्री को आगे ले जाए। आज की डेट में हमारी कंट्री 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। जापान जो था पहले 4th पे था, अब 5th पे चला गया, हम लोग 4th पे आ गए। और इसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया कंट्री में, कंट्री को आगे बढ़ाया। और ये जो पीरियड है रिकवरी का पीरियड, उसके अंदर डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट हर एक चीज रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से टोटल 4 फेजेस कोई भी कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। और वो कौन सा होता है, पिक, फिर रिसेशन,
फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। और आपको पता है रिकवरी के बाद ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, वापस ऐसा भी पॉइंट आ सकता है कि जहां पे वो पिक पॉइंट पे पहुंच जाए। और ये चीज ना चलती ही रहती है, साइकिल है, चलती ही रहेगी। दैट्स व्हाई इसको हम लोग ट्रेड साइकिल के फेजेस कहते हैं और ये साइक्लिकल चेंजेस में देखने को मिलता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाया। अगर आप लोग ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और आज के इस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 2 टोटली फिनिश कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।